तो ये थोरेसिक कैविटी के कुछ इंपॉर्टेंट BCQs हैं जो जो है हर साल जो है रिपीट होते रहते हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहला जो है यहाँ पे सवाल है, रिगार्डिंग ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसकी सब डिवीजन जो होती है, इट्स अ सब डिवीजन ऑफ लंग लोब, इट इज़ पिरामिड शेप एंड इट्स एपिक्स टुवर्ड्स द लंग रूट। तो यहाँ पर जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है ना कि ये सारे सही हैं एक्सेप्ट पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चीज़ें सही हैं। जो चौथी चीज़ है ना, इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया की सब डिवीजन नहीं है, इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ अ लंग लोब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि द फिब्रस पेरिकार्डियम इज अटैच्ड इन फ्रंट टू द स्टर्नम बाय विच लिगामेंट। तो हम ये पढ़ते हैं कि जो आपकी पेरिकार्डियम है वो स्टर्नम से अटैच हो रही है, तो दोनों चीज़ों का नाम मिलाकर जो लिगामेंट बनेगा वही लिगामेंट होगा। जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है तो उसमें स्टर्नम से अटैच हो रही है और क्लेविकल पे अटैचमेंट हो रही है, तो हम उसको स्टर्नोक्लेविकल बोलते हैं दोनों का नाम मिलाकर। तो यहाँ पर दोनों नाम पेरिकार्डियम और स्टर्नम कहाँ मिले हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2 में, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। द फिब्रस पेरिकार्डियम एंड द पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम आर सप्लाइड बाय, यानी आपका फिब्रस पेरिकार्डियम और जो पेराइटल लेयर है आपके सीरियस पेरिकार्डियम की, उसको कौन सी जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, तो उसकी ब्लड सप्लाई है फ्रेनिक नर्व, क्योंकि लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे आपका फ्रेनिक पोर्शन होता है, पर जो वहाँ पे आपको जो सप्लाई मिल रही होती है वो आपको फ्रेनिक नर्व से जो है वो मिल रही होती है। द बेस ऑफ हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय मेनली द हार्ट की जो बेस होती है, देखिए राइट एट्रियम जो है वो ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा छोटा सा होता है, जबकि लेफ्ट जो है वो बड़ा होता है। और जो हम लब डब का जो साउंड कहते हैं, तो जो डब वाला साउंड होता है वो बेसिकली आपके हार्ट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना उसकी वजह से बन रहा होता है। तो जो बेस ऑफ द हार्ट होती है उसको मेनली जो है वो आपका लेफ्ट एट्रियम बना रहा होता है, और वो थोड़ा बड़ा पार्ट होता है, और वहाँ से जब ब्लड ऊपर की तरफ सप्लाई हो रहा होता है तो उस प्रेशर की वजह से जो है दूसरा साउंड जनरेट होता है। तो आपका जो बड़ा पार्ट है हार्ट का और जो बेस है आपके हार्ट की बनाता है वो होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। The dash surface is formed mainly by the right atrium and the right ventricle, which are separated from each other by vertical ventricular lobe. तो मैंने यहाँ पे हमारे पास चैनल में जो है हमने हार्ट की पूरी वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हार्ट के कुछ सरफेसेस हमने पढ़े थे, तो उनमें से एक सरफेस ऐसा है जिसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से मिलके बनता है, एक साइड वाला पोर्शन, और जो बाकी वाला पोर्शन होता है उसके बीच में एक ग्रूव होता है और एक उसमें जो है वो आर्च होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है बहुत सारे हमारे हार्ट के अंदर हमारे पास 2 या 3 जो है वो वॉल्व्स भी होते हैं, ट्राइकस्फिड, बाइकस्फिड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक साइड पे जो है वो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें राइट साइड पर है, तो हार्ट बीच में से वर्टिकली हमने आधा आधा करना है। तो वर्टिकली बीच में कौन सा ग्रूव होगा हमारे पास आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होगा। जब हमारे पास आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होगा तो उस टाइम पे हमारे पास कौन सा जो है वो सरफेस वहाँ पर अटैच हो, कौन सा जो है वो सरफेस मौजूद होगा, द स्टर्नोकोस्टल सरफेस, क्योंकि बीच में होती है ना स्टर्नम, और हमारा हार्ट पूरा जो है वो एक साइड जो है वो लेफ्ट या राइट लेफ्ट साइड पर नहीं होता, वो थोड़ा सा बीच में होता है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, स्टर्नोकोस्टल। द स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज फॉर्म्ड मेनली बाय द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, विच सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड मेनली बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहा है, तो यानी ऊपर वाला पोर्शन, ये हार्ट को हम अब ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ हाफ हाफ करेंगे। तो द विच सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय मेनली बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेपरेटेड बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव। तो ये होगा बस डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। कौन सा, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। जब हम उसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्टर्नोकोस्टल ग्रूव होगा। जब हम उसको बीच में से 2 करेंगे हाफ हाफ, सजाइटल, जिस तरह सजाइटल प्लेन होता है उस तरह से, तो हमारे पास जो है वो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होगा। द डैश ऑफ हार्ट फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये जो सवाल है हमारे पास, ये सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमने कौन सा पढ़ा था अभी, क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी हमने पढ़ा है बेस ऑफ द हार्ट वाला, उससे मिलता जुलता सवाल है कि हमारे हार्ट का कौन सा पोर्शन है जिसको हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। देखिए नीचे की तरफ है और बनाने वाला जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इट लाइज एट द लेवल ऑफ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस 3 and 5 इन, और इसकी जो साइज़ है वो 19 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द मिड लाइन। तो बेसिकली इसका जो है वो आंसर है एपिक्स। इस सवाल का जवाब हमारे पास बेस और एपिक्स दोनों मिलता जुलती चीज़ है, तो इसका जवाब है हमारे पास एपिक्स।
आगे द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन की बात हो रही है, सिंपैथेटिक की नहीं, तो इसको हमारे पास वेगस नर्व सप्लाई करती है। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन्स ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, कौन सी वेन डायरेक्टली हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन होती है? तो ग्रेट कार्डियक वेन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली ड्राइव होती है, बाकी सब इससे फिर निकल रही होती हैं। द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इंटरवेंट्रिकुलर बोलते हैं। हमने जो है वो पूरा एओर्टा डिस्कस किया था, थोरेसिक भी डिस्कस किया हुआ है और लंबर भी। तो उसकी जो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। ये 30% आते हैं पेपर में। सो द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या फिर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो नीचे की तरफ जा रही है, यूजुअली सप्लाइज द फॉलोइंग पार्ट, द एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है कि अगर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है तो ऑब्वियसली एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ही सप्लाई करेगी। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सवाल से जवाब बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा होता है, लेकिन मोस्टली ये चाह रहे होते हैं कि हम पास हो जाएं, इसलिए आंसर जो है वो मिलते जुलते ही देते हैं। ऑन द आउटसाइड ऑफ द हार्ट एट द जंक्शन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट ऑरिकल इज अ वेंट्रिकल ग्रूव कॉल्ड, दिल के बाहर जो है वो एक जंक्शन होता है राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल के दरमियान, जिसको हम वर्टिकल ग्रूव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? वैसे उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। ये बहुत कॉमन नाम है और जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो उनकी ज़बान पर, क्योंकि ये रटा हुआ होता है, तो आपके हार्ट के लेक्चर में ये नाम उन्होंने 20-22 दफ़ा जो है रिपीट लाजमी करना है, तो वहाँ से आप इसको कैच कर लीजिएगा। और सवाल भी इसी का आ रहा होता है, क्योंकि ये ग्रूव बहुत कॉमन है क्वेश्चंस करने में, और बच्चों को पता होता है तो वो मार्क्स देना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो लाजमी पूछते हैं। कौन सा सल्कस? सल्कस टर्मिनलिस on the outside of the heart at the junction between the right atrium and right auricle there is a groove named sulcus terminalis। ओके, आगे वाला जो ये सवाल है तो इसमें ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स ऑफ मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन सप्लाई, आपका जो ग्रे रेमाई होता है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन सप्लाई का, वो क्या करता है? द एंटीरियर रेमाई ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है। फिफ्थ टू द सप्लाई किसको करता है? एंटीरियर रेमाई ऑफ फिफ्थ सिक्स सर्वाइकल नर्व्स को सप्लाई करता है। या फिर आपकी फिफ्थ और सिक्स जो है वो रेमाई ऑफ फिफ्थ और सिक्स जो है एंटीरियर रेमाई सर्वाइकल नर्व्स की किसको सप्लाई करती हैं? ग्रे रेमाई कम्युनेंट्स ऑफ मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन सप्लाई। ठीक है, तो द सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक एक्सटेंड अपवर्ड टू द बेस ऑफ स्कल एंड बिलो टू द, हमारा जो सर्वाइकल पार्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक का, वो ऊपर की तरफ चला जाता है और हमारे बेस ऑफ स्कल से जो है वो निकलता है और कहाँ तक जाता है? हमारे नेक ऑफ द फर्स्ट रिब की नेक तक जो है वो जाता है, एक्सटेंड होता रहता है। क्रेनियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जॉइंस 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व। आपकी क्रेनियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व को जाके ज्वाइन करती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपके सुपीरियर मीडियस्टेनम में पाई जाती है, या ओनली सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर मीडियस्टेनम में पाई जाती है? तो दैट इज़ योर ट्रैकिया। मीडियस्टेनम की बात हो रही है तो यानी ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है, डायरेक्टली नेक के नीचे और थोरेक्स के ऊपर, केज के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रैकिया ही पड़ा होता है। द inferior mediastinum is bounded in front by the body of sternum and behind by the lower. The inferior mediastinum is bound by the front by the body of sternum and behind by the 8th thoracic vertebrae. आपका mediastinum का जो inferior part होता है, आगे से उसको sternum कवर करी होती है और पीछे उसके 8th जो है वो thoracic vertebrae होती है। The dash pleura lines the inner surface of the rib. The costal cartilages, the intercostal space, the side of vertebral bodies and the back of sternum. तो जो आपका कॉस्टल प्लूरा होता है ये आपका इनर सरफेस ऑफ रिब और आपके कॉस्टल कार्टिलेजेस और इन सारे स्पेसेस को बैक से कवर कर रहा होता है। ठीक है, कौन सा? कॉस्टल प्लूरा। इसका जवाब जो है वो सवाल में भी था। द लोअर एरिया ऑफ प्लूरल कैविटी इनटू विच द लंग एक्सपेंड्स ऑन इंस्पायरेशन इज रेफर्ड एज, वो एरिया आपके प्लूरल कैविटी का जब आप सांस लेकर
सांस भर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपेंड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस, कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। द अपर 2/3 ऑफ ट्रैकिया आर सप्लाइड बाय इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज। हमारे ट्रैकिया का जो ऊपर वाला एरिया होता है, देखें इसके तीन, हम जो है ना ब्लड सप्लाई इसको तीन जा रही होती है, तो इसके ऊपर सुपीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ठीक है। तो हमारे पास जो इस हमारे ट्रैकिया का जो सुपीरियर पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, अपर 2/3, उसको आपके पास जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है ना वो सप्लाई कर रही होती है। द लोअर थर्ड ऑफ ट्रैकिया इज सप्लाइड बाय, आपके ट्रैकिया देखें अगर ऊपर वाला अपर 2/3 उसको इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रही है, और तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये आपके लंग्स के करीब होता है, लोअर थर्ड ऑफ एरिया, तो यहाँ पे आपको सप्लाई करी थी ब्रोंकियल आर्टरीज, लोअर वाले को ब्रोंकियल और ऊपर वाले को इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। रिगार्डिंग पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ट्रैकिया इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम, आपके जो ट्रैकिया है उसके पीछे जो है हमारे पास क्या होती है, कौन सी चीज़ मौजूद होती है। रिगार्डिंग पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ट्रैकिया इन द सुपीरियर मीडियस्टेनम वी हैव लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, क्योंकि हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे हमारे पास लेरेंस होता है, वहाँ से हम सांस लेते हैं और ट्रैकिया से हम खाते हैं, तो बिल्कुल उसके पीछे हमारे पास क्योंकि लेरेंस होता है, तो उसी का कोई जो है वो आपके पास कनेक्शन होगा, तो उस पर जो है वो बिल्कुल पोस्टीरियरली जो है इसके पास लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मौजूद होती है। द नर्व सप्लाई ऑफ ट्रैकियालिस मसल, ट्रैकियालिस मसल की नर्व सप्लाई क्या है, सिंपैथेटिक नर्व। ईच लंग इज़ कॉनिकल कवर्ड विद विसरल प्लूरा, ठीक है, ये इजी था, ये तो वैसे ही आ गया फ्लो में। आपका हर जो लंग है वो कॉनिकल होता है, आपका जो हर लंग कॉनिकल होता है उसको जो है विसरल प्लूरा जो है कवर कर रहा होता है। डिप्रेशन इन द लंग in which the bronchi, vessel and nerves that form the root enter and leave the lung, उसको हम कहते हैं हाइलम। वो डिप्रेशन जो हमारे लंग्स में होता है जिसमें से आपके ब्रोंकाई, वेसल और नर्व्स गुजर रहे होते हैं, आपके हार्ट में एंटर होते हैं और हार्ट से फिर निकल भी रहे होते हैं, उधर से जाते हैं उस तरफ दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हाइलम है। इन विच बॉर्डर ऑफ द लंग कार्डियक नॉच इज़ प्रेजेंट, कार्डियक नॉच आपके कौन से बॉर्डर में प्रेजेंट होती है, तो वो नज़र आ सकती है आपको, इसलिए वो आगे की तरफ होती है, अगर वो पीछे की तरफ होती है तो कभी भी हम उसको ड्राइंग में नीचे की तरफ नोक नहीं बना रहे होते। तो कार्डियक नॉच जो है वो आपके एंटीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होती है। इन विच लंग हॉरिजॉन्टल फिशर इज़ नॉट प्रेजेंट, लेफ्ट लंग के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता। द एनाटॉमिक, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग्स आर, आपके पास एनाटमिकली और फंक्शनली सर्जिकल यूनिट्स हैं जो लंग्स के, जो हम सर्जरी के दौरान जिनको स्टडी कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने अपने थोरेक्स के पढ़े थे, तो फिजियोलॉजी के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन एनाटमिकली हम सर्जरी के लिए जो पढ़े होते हैं उनको हम कहते हैं कि ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। हमारे पास एनाटमी में ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट पढ़ने का मकसद ही होता है कि जब आप सर्जरी करें तो आप ये बता सकें कि आपने कौन सा सेगमेंट जो है वो निकाल दिया। आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर से 2 इंच नीचे साइड से 2 उंगल मैंने निकाल दिया, इस तरह नहीं कह सकते, आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताना होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन है कि एनाटमिक, फंक्शनल और सर्जिकल यूनिट जो लंग्स के हैं उनको हम ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स कहते हैं। या इसका उल्टा कर लें कि व्हाट आर ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स, तो दे आर द एनाटमिक, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट्स ऑफ द लंग। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे जो हर साल आते थे, तो इसका टेस्ट लिया गया था, तो वो भी आज पढ़ लेते हैं साथ में। द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट लाइज पोस्टीरियर टू द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज़ नोन एज, अच्छा वो स्मॉल स्ट्रक्चर जो आपके, जब आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो बाइफर्केशन हो रही होती है, जो हमने वीडियोज़ में भी पूरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सप्लेन की है, उसमें बताया था कि वो पॉइंट जहाँ पर आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है बाइफर्केट हो रही होती है, उसके पीछे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि कैरोटिड बॉडी है, ठीक है, कैरोटिड बॉडी। द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम, आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से अराइज हो रही होती है, जबकि जो आपकी लेफ़्ट वाली होती है वो डायरेक्ट आपके पास एओर्टा से जो है वो या सब क्लेवन से जो है वो अराइज हो रही होती है। हमारे पास जो इसकी डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक, जबकि लेफ्ट आपकी ब्रेकियोसेफेलिक से नहीं होती, एओर्टा से होती है डायरेक्टली, आई गेस, ठीक है। रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी के हिसाब से एंटीरियर लेटरली स्किन फेशियल स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, पोस्टीरियरली, ठीक है। तो आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी के लिए जो एंटीरियर लेटरली ये स्किन को, फेशिया को और स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को
सप्लाई करती है। और यही रीज़न है कि जो आपका कैरोटिड ट्रायंगल बनता है उसकी जो पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो आपके स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड बना रही होती है। टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी विच सप्लाइज स्ट्रक्चर ऑफ नेक, फेस एंड स्कैल्प। वो टर्मिनल ब्रांच कॉमन कैरोटिड आर्टरी के जो आपके नेक को, फेस को, स्कैल्प को सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड। और जो इंटरनली आपके फेस के जो है वो बोन को और अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, आई को सप्लाई करती है, नेजल कैविटी के इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करती है, उसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड का काम सिर्फ आपके फेस की स्किन को और मसल्स को कंट्रोल करना होता है। ये आपके एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है, एक्सप्रेशंस वाले सारे मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आपकी हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर 11 से 12 ब्रांचेस पढ़ी थी और हमारे पास स्नेल्स में उसकी सिर्फ 7 से 8 ब्रांचेस मेंशन थी, जिसमें जो आपकी मैंडिबुलर आर्टरी है वो आपकी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच थी, एक्सटर्नल की ब्रांच नहीं थी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है मैंडिबुलर आर्टरी। ब्रांच ऑफ विच आर्टरी सप्लाई द नॉस्ट्रिल, सबमैंडिबुलर, सलाइवरी ग्लैंड एंड द मसल ऑफ द स्किन और द फेस। ऑब्वियसली जब आपके पास नॉस्ट्रिल, मैंडिबल के ऊपर वाला पोर्शन, सलाइवरी ग्लैंड, जब सलाइवरी ग्लैंड की बात आ गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो फेशियल नर्व है, जो आपकी क्या कहना चाहिए, जो फेशियल नर्व है वही जो है आपके इन सब जो है वो पॉइंट्स को जो है सप्लाई करती है, नॉस्ट्रिल को, सबमैंडिबुलर को, सलाइवरी ग्लैंड को भी और मसल स्किन ऑफ फेस को भी। कौन सी? फेशियल नर्व। 2 आर्टरी दी हुई है और 2 जो है वो नर्व्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे नर्व की बात हुई, थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहे हैं।